आप सब्जी बेचते थे, उधर से स्टार्ट किया और आज इतना बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर बना दिया। पैसे कैसे बनते हैं रियल एस्टेट में? जब मुझे लोगों ने कहा आप एक ईमानदार आदमी हो, यहाँ तो माफियागिरी वाला आदमी काम कर सकता है, तो मैंने सोचा कि जिस धंधे में गंदगी ज्यादा है, सफाई की संभावना है उसमें सबसे ज्यादा है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए कि फ्लैट खरीदना चाहिए? 1 के 4 कहाँ से होंगे? तो वो रियल एस्टेट है। बने बनाए फ्लैट लेने चाहिए कि प्लॉट लेना चाहिए? फ्लैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 50 साल बाद उसकी ओनरशिप आपके नाम नहीं होती, तो जिस दिन वो ढलेगा उस दिन आपको क्या मिलेगा पता नहीं है। प्लॉट ऐसी चीज है जो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है, जमीन आपकी होती है। कौन से शहर में प्लॉट खरीदना चाहिए? कोई भी शहर ऐसा उठा लीजिए, एयरपोर्ट जहाँ बना है उसके 20 किलोमीटर के आसपास अगले 5 से 10 साल में 1 के 10 नहीं हुए हैं। ऐसा एक शहर उठा लीजिए आप। एक्चुअली क्या है कि दिखने के बाद बिकता है, पहले नहीं बिकता। दुबई का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ पे करना चाहिए लोगों को इन्वेस्ट? दुबई के कोई ओवन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। पैसा आया बढ़ गया, पैसा निकला गिरेगा। दुबई का बाजार धराशायी भी हो सकता है। रियल एस्टेट वाले सारे बॉडीगार्ड लेके क्यों घूमते हैं? रिस्क होती है बिजनेस में। आज के हमारे गेस्ट का सपना है कि हर मिडिल क्लास इंसान अपना खुद का बंगलो खरीदे और इस सपने को उन्होंने अपना मिशन बना लिया है। बट ये कैसे पॉसिबल है? कैसे हर मिडिल क्लास इंसान अपना खुद का घर खरीद सकता है? इस पर हमने डिटेल में इस पॉडकास्ट पर बात करी है विद आवर टुडेज गेस्ट सुमेर सैनी, फाउंडर एंड एमडी ऑफ रियासत ग्रुप, जो एक इंडिया के छोटे से गांव में सब्जी बेचते थे एंड आज उन्होंने मेहनत करके 500 करोड़ से भी ज़्यादा का रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा कर दिया है। हमने उनसे उनकी मिडिल क्लास जर्नी के बारे में पूछा कि मिडिल क्लास से वो रिच बने कैसे। उनसे ये जानने की कोशिश करी कि घर खरीदते टाइम रियल एस्टेट डेवलपर्स क्या स्कैम करते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए फ्लैट लेना सही है या बंगलो लेना सही है, और अगर बंगलो लेना है तो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहां रियल एस्टेट में पैसा लगाकर आपका पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। तो अगर आपको भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है या आप सोच रहे हो या अपने सपनों का घर खरीदना है, तो ये एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनसाइट्स हैं। वॉच इट टिल द एंड। अधिकतर लोगों के घर वालों ने उन्हें बिजनेस करने का या बहुत तेजी से पैसा कमाने का नॉलेज नहीं दे पाए, क्योंकि उनके सारे घर वाले जो थे वो इस कोशिश में लगे थे कि किस तरह से हम हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे दें, अच्छा स्कूल में पहुंचा दें, घर अच्छा बना दें ताकि उनकी लाइफ सेट हो जाए। पर आजकल के जो सारे यंग लोग हैं उन्हें क्योंकि घर मिल गया और स्कूल अच्छे चले गए, पढ़ाई हो गई, अब उन्हें चाहिए कि यहाँ से हम तेजी से और पैसा कैसे कमाए, बड़े कैसे बने। तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी होगा। मैं इसमें ये बताऊंगा कि जैसे हमारी जो एजुकेशन है, मैं ये याद करता हूँ कि मैं किसी जमाने में सब्जी बेचने का काम करता था। उसके बाद मैं जैसे एजुकेशन ले रहा था और उसके बाद मैं एज ए टीचर काम किया, और टीचर के बाद मैंने सेल्स और मार्केटिंग में काम किया, प्रोडक्ट्स के जो सेल्स एंड मार्केटिंग किया। और ये तीनों चारों कामों के दौरान मैंने एक चीज फील की है कि जो आज तक तीनों चारों काम किए उसका नॉलेज, मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मेरे बिजनेस में काम आ रहा है, लेकिन मेरी कोई भी डिग्री कहीं भी आज की डेट में काम नहीं आ रही। तो मेरा ये कहना है कि आदमी डिग्री लेके और कॉन्फिडेंस में है कि मैं आगे मतलब बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सही बात। और दूसरी बात, आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो इस देश में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहां देखा कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मार्जिन बहुत है और आप बिजनेस कर लीजिए रियल एस्टेट का, लेकिन मैंने कहा बेचेंगे किसको? मतलब बहुत ही, मतलब जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और संभावनाओं का देश है, मतलब जहां मास है ना वहां क्लास भी है और परचेजर भी है। तो इस देश में यदि कोई आदमी ये फील करता है कि मेरे पास मैं पैसा नहीं कमा सकता, तो मतलब कहीं ना कहीं सोच में ही प्रॉब्लम है। बीइंग ए डेवलपर मैं पिछले 12.5 साल से काम कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि आपको पॉलिटिकल प्रेशर आता है, आपको बिजनेस में माफिया होता है, बिजनेस में आपको गुंडे परेशान करते हैं, मैंने तो पिछले 12 साल में ऐसा कोई फील नहीं किया कि मुझे किसी कोई प्रॉब्लम आई हो। आप ईमानदारी से साफ सुथरा काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। Really? लेकिन आपकी खुद की नीयत में यदि गड़बड़ है, हाँ श्योरली। पिछले 12 साल में, 12.5 साल में मुझे आज तक ना कभी कोई मीडिया की तरफ से प्रॉब्लम आई, ना मुझे कभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आई, ना मुझे किसी ऑफिसर की तरफ से प्रॉब्लम आई। पर ऐसे नहीं होता कि
आप तो एकदम क्लीन तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई है जो आपका फाइल रोक देगा, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम बन चुका है कि बाकी बिल्डर्स ने उसे पैसे खिलाए या वो परेशान करेगा। छोटा सा, मे बी कोई सीनियर लेवल ईमानदार ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा कोई उसके अंदर जूनियर होगा जिसको एक फाइल पहुंचानी होगी, वो आगे नहीं लेके जाएगा क्योंकि हजारों फाइल रोज होती है। तो क्लियरेंस ही नहीं मिलेंगे आपको कुछ चीज़ हो गए, जैसे टीएनसी प्लानिंग वाले हो गए, या पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले हो गए, या पाइपलाइंस के लिए हो गए, या वाटर लाइन वालों के लिए हो गए। ऐसे बहुत सारे छोटी चीज़ें, तो वहाँ परेशानी नहीं होती क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वाले बोलते हैं कि परेशानी होती है। सामने वाले को जब मैं ये बोलूं मेरी फाइल 4 दिन क्यों रुकी है, तो उसको शर्म आ जाए कि कारण नहीं हो उसके पास। आप फाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उसके पास कोई शब्द नहीं हो, उसके बाद क्यों रोकेंगे? और रोकेंगे तो 2-4 दिन अटका देंगे, फिर आपकी थ्योरी लोगों को समझ में आ जाएगी कि ना तो देना है ना लेना है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आगे मतलब वो तो आपको एक मतलब आपका एक ओरा बनता है। जैसे राज सोमानी जी का एक ओरा है कि ये कौन सी चीजों को डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, वैसे आपका एक ओरा बनता है। तो छोटी मोटी जैसे मतलब एक बार आपको प्रॉब्लम आती भी है तो आप मतलब अपना ओरा मेंटेन करो कि मैं मेरी दिशा में चलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना कर, जो चिल्लाना चिल्ला। जैसे 1-2 बार ऐसी स्थिति आई कि मीडिया में मान लो थोड़ा सा प्रेशराइज किया, मैंने सीरियस ही नहीं लिया, तू चिल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं। मतलब जैसे फर्जी खबर छापना, क्या मतलब जैसे एक ये था कि हमारा एक वो था, एक साइड थी, तो वो लगभग 30-32 एकड़ की साइड थी। तो उसमें क्या हुआ कि पुराना बहुत पहले की है कि मतलब मैंने जैसे एनए करा के और अप्रूव करा के सेल डीड करा ली, तो मैंने काम क्लीन किया। फिर बाद में पता चलता है कि 15 साल पहले किसी को सोसाइटी के पट्टे दिए हुए हैं, राजस्थान में सोसाइटी के पट्टे चलते हैं, तो मैंने उस काम को वहीं के वहीं रोक दिया। लेकिन मैंने वहां साइड पे जाके एक बोर्ड लगा दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे है और इसमें किसको प्रॉब्लम है उसका कोई सेटल डाउन करके रास्ता निकाले। मैं हमेशा सेटलमेंट में विश्वास रखता हूँ जो भी प्रॉब्लम। तो फिर कुछ पत्रकार भाई आए और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हल्का फुल्का, कि भाई हम मतलब आप हमें ये दे दो वो दे दो। मैंने कहा जी भाई मैं क्यों दूंगा आपको, ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे उसके परचेजर के उस जो सोसाइटी होल्डर है उसके है, मैं उसके साथ गलत करूंगा ही नहीं। मतलब वास्तव में देखा जाए तो जमीन मैंने पैसे देके खरीदी है, लेकिन जो कोई पट्टा दिया है उसने भी कुछ पैसा तो दिया होगा उस जमाने में। बिल्कुल सही है। तो उनका कुछ कंपनसेशन तो बनता है, क्योंकि किसी की आत्मा के साथ खेलने से कभी अपन बड़े नहीं बन सकते। नहीं कि उसके बाद उन्होंने डालना बंद कर दिया। पर ऐसे मीडिया करती है कि जानबूझ के खबर छापेगी ताकि आप उनको पैसे देके हटवाओ। बहुत चलता है ये, लोकल न्यूज़पेपर या लोकल थोड़ा चलता है, बहुत तो नहीं चलता। मतलब मीडिया के जो तो नहीं करते होंगे ना कि नेशनल भी करते हैं। नहीं, नेशनल नहीं करते, वो छोटे छोटे वाले थोड़े से परेशान करते हैं, जिनका लेवल है वो तो नहीं करते। हाँ, मतलब बड़े तो कोई क्यों करेगा। आपने बताया, आपने बोला कि सब्जी जब आप बेचते थे तब से लेके आज तक आपने जो एक्सपीरियंस करे उसमें आपने बहुत कुछ सीखा। तो जब सब्जी बेचते थे तो क्या सीखा ऐसा जो सबको सीखना चाहिए? सब्जी जो है ना वो आप एक समझ लीजिए बिजनेस का लोएस्ट पार्ट है। मतलब कोई भी आदमी छोटा छोटा धंधा करता है तो सब्जी का करता है, और सब्जी में मेरा ये मानना है कि उसमें टाइम प्लान रहता है पूरी तरह से, कि आपने शाम तक सब्जी को नहीं बेचा तो सब्जी आपको बेच देगी। शाम तक आप खराब हो जाएगी तो फिर आप बिक गए। तो इसलिए शाम तक आपको सब्जी में ये टाइम प्लान है। तो वहां से मैंने जीवन में सीखा कि सेल्स यदि आपके टाइम पे नहीं होती है तो आप चाहे बिल्डर हैं, चाहे डेवलपर हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हैं, आपको नुकसान होगा ही होगा। तो मैंने सेल्स प्लान वहां से सीखा। दूसरा मैंने प्रॉफिट प्लान भी वहां से सीखा कि आप कितने रुपए में कोई चीज खरीदी, फिर उसके बाद कितने रुपए की बिकेगी और उसकी चीजत कितनी होगी, क्योंकि सब्जी में चीजत होती है, एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, ये मैंने सब्जी में सीखा। मनी का कैलकुलेशन मैंने पूरी तरह से सब्जी में सीखा, वो मेरे काम आया। फिर एक घटना और मुझे याद आ रही है सब्जी के टाइम की, कि जब मैं सब्जी बेचता था तब एक दिन एक महिला आई और महिला ने मेरे से एक तरबूज लिया और मुझे 5 रुपए देने थे, और उसने गलती से 2 5-5 के नोट दे दिए थे। मैंने तुरंत बोरी के नीचे, पहले बोरी होती थी, बोरी के नीचे गल्ला होता था, तो मैंने गल्ले में डाल दिया वो दोनों 5-5 के तुरंत। मैंने सोचा एक के बदले 2 मिल गए, चाहिए एक था। जैसे ही महिला मतलब थोड़ी सी दूर पहुंची, 10 कदम, इतनी देर में गाय आई और गाय आके वो 2 तरबूज तोड़ के खराब कर गई। उसके बाद मैंने जीवन में सीखा यदि जो चीज आपकी नहीं है, यदि वो आपकी ली है तो आपको डबल देनी पड़ेगी। उस दिन के बाद मैं आज तक मेरी चीज के अलावा मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता।
जब सब्जी वाले बहुत सारे बेचते हैं साथ में, एक जगह एक हाट जैसा लगा होता है, एक बाजार होता है, सब्जी बाजार होता है, मंडी होती है, तो इस मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं, वो लगभग सब सेम ही सब्जियां बेच रहे होते हैं। हाँ। कुछ लोगों की बिक जाती है, कुछ लोगों की बिकती नहीं है। तो आपने ऐसे बोला कि अगर आपने सब्जी टाइम से नहीं बेची तो सब्जी आपको बेच देगी, क्योंकि आपकी वन खराब हो जाएगी और अगले दिन आपका नुकसान हो जाएगा, उसी दिन नुकसान हो जाएगा, अगले दिन आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बेच लेते हैं, कुछ लोग नहीं बेच पाते? यदि आपको खरीदना आता है ना तो आपको सेल करना आता है, आपको खरीदना नहीं आता आपको सेल नहीं करना आता। हमारे जो मंडी वाले थे उनके माइंड में ऐसे आइडियाज नहीं होते थे, वो एक रेगुलर काम करते थे। तो दुनिया के 99% लोग होते हैं ना, वो रेगुलर वर्क के साथ चलते हैं कि भाई रेगुलर प्रोडक्ट जो आ रहा है वही बेचना है। मैं नवाचार करता था, ये बात जरूर है कि आप नवाचार करते हो तो 2 आइडिया आपके फेल हो जाते हैं, लेकिन 8 सक्सेस होते हैं। फिर मैं चोमू से सेम डे, मतलब 250 किलोमीटर सेम डे में, जैसे जो ताजा सब्जी होती थी मार्च अप्रैल में, वो ले जाके झुंझुनू में शाम को 4 बजे पहुंचाता था। मैंने ऐसा था कि सुबह 10 बजे की मंडी को 4 बजे में कन्वर्ट कर दिया, और ये सुमेर आएगा सब्जी लेके आएगा, तो वहां भीड़ लगी रहती थी। जब मैं जाता था ऑटो भर के जाता था पूरा, तो भीड़ लगी रहती थी। मेरा इसमें ये मानना है कि आप खरीदते समय यदि आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है तो बाकी जो 10 दुकान है उनमें से 9 की सेल नहीं होगी, आपकी सेल हो जाएगी। मेरे दादाजी भी यही बोलते हैं, मेरे पापा भी यही बोलते हैं। मैं उनसे काफी बिजनेस सीखा हूँ जितना मैंने सीखा है। अच्छा। और मेरे घर में सब कि बिल्कुल क्लियर बोला जाता था। तो मैं ना सेल्स और मार्केटिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और मैं हर नए नए तरीके से, नई नई कंपनियों से, नए नए लोगों से, नई नई किताबों से आइडियाज निकाल के आता था कि यार सेल्स कैसे होती, मार्केटिंग कैसे होती, बढ़िया कैसे होता है। और मैं बहुत घुसते आता था। तो एक बार पापा ने बोला कि सीख ले कि खरीदते कैसे हैं, परचेज कैसे, क्योंकि पापा परचेज करते थे। जो भी परचेज करना होता था, एसिड खरीदना है, डिटर्जेंट का सोडा खरीदना है, ऐश खरीदना है, जो भी खरीदना है, ठीक है, और फिलर खरीदना है, थैली खरीदना है, एक पन्नी खरीदना है। हम लोग डिटर्जेंट बनाते थे। तो मैंने बोला वो तो आप करते हो ना, कर लो, ये तो क्या है, तो कोई भी कर लेगा। और उन्होंने मुझे बोला कि जो खरीद नहीं सकता ना वो बेच नहीं सकता। तो अगर तू चाहता है कि मार्केट में सबसे सस्ता बेचो तो सबसे सस्ता खरीदना पड़ेगा, अगर तू चाहता है कि मार्केट में सबसे अच्छा बेचो तो सबसे अच्छा खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो खरीद नहीं सकता वो बेच नहीं सकता। तो धंधा स्टार्ट खरीदने से होता है। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। और वो घुसा दिया हमारे अंदर कि ये तो बहुत जरूरी है। और जो आप बात सही बोल रहे हो, मेरा इसमें ये मानना है कि आप जिस समय कुछ मेरे पास जयपुर में 2000 एसोसिएट है, 2000 सेलर हैं जो एक्सक्लूसिवली गोकुल कृपा मतलब हमारे ग्रुप के लिए हैं। हमारी जो 4 प्रोडक्शन हाउस हैं उन्हीं का माल बेचते हैं। और मेरा जयपुर का हर प्रोडक्ट 48 घंटे में बिक जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट चाहे 200 प्लॉट हो, 400 प्लॉट हो, 48 घंटे में बिक जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कोई भी नई चीज खरीद रहे हो तो आप खरीदते समय केवल और केवल आप किसी के भी बिना आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस रखना है कि किसी ने भी बेचने में साथ दिया नहीं दिया तो मैं अकेला खड़ा होकर इसको बेच दूंगा। जब परचेज करते समय आपने ये सोच लिया कि इस माल को मुझे बेचना है, औरों को नहीं बेचना है, ठीक है, तो आपका परचेज परफेक्ट होगा और उस परचेज के साथ आपके आइडियाज होंगे और आपके इमोशंस होंगे कि मैं इसको कैसे बेचूंगा। आपका जो स्टाफ वो सपोर्ट है, लेकिन आपको खुद पे इतना भरोसा जरूरी है कि किसी ने साथ नहीं दिया तो अकेला बेचूंगा। मतलब 48 घंटे में इनकी वजह से बिक जाता है। हाँ। अगर नहीं बेचा तो 1 हफ्ते में तो मैं तो बेच ही दूंगा। 1 हफ्ते में बेचूंगा, 1 महीने बेचूंगा, 2 महीने बेचूंगा, बेच तो दूंगा। सवाल बेचने का है। आप सब्जी बेचते थे गांव-गांव में छोटे छोटे करके, और घर में क्राइसिस थे उधर से स्टार्ट किया। तो आप एकदम छोटे से गांव से स्टार्ट करा और आज इतना बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर बना दिया। तो मुझे बताओ पैसे कैसे बनते रियल एस्टेट में? 2011 लास्ट की बात है, दिसंबर की, कि हम लोग मार्केटिंग करते थे। और क्या करते थे? मतलब सेल्स और मार्केटिंग करते थे। जैसे प्रोडक्ट सेलिंग था जिसमें इंश्योरेंसेज थी और कुछ माइक्रो ओवन थे, इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट थे। तो हम सब कमीशन पे बेचते थे। कमीशन पे बेचते थे। तो मुझे उस समय से माइंड में आया कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और रही बात की जो चल रहा था वो भी रुक गया। मैंने 1 जनवरी 2012 से सुबह से शाम तक मैं निकलता था। मेरी वाइफ जैसे हमेशा ये कहती थी कि भाई आप है ना, अब आपको जॉब कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने मार्केटिंग में 35 लोगों को कारें दिलाई थी। तो उनकी लायबिलिटी थी, हर महीने की EMI थी। तो मुझे ये लगा कि मैं तो जॉब करके मेरा कर लूंगा, लेकिन इन 35 लोगों का क्या होगा। मतलब मेरा ये मानना है कि जीवन में आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया है साथ खड़े रहने का, तो फिर चाहे प्राण चले जाएं आपको साथ रहना है।
फिर मैंने जैसे जैसे इसमें घुसता गया तो मेरा विजन बनता गया। फिर मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि ये बिजनेस आप मत कीजिए, आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये 36वीं कौम मानी जाती है, मतलब रियल एस्टेट मतलब माफिया। फिर डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो थे, डेवलपमेंट कोई नहीं करता था उस जमाने में। मतलब जैसे मैं अक्सर एक वर्ड यूज करता था कि भूत भी रहने से डरे, ऐसी डेवलपमेंट होते थे। ना रोड्स हैं, ना लाइट्स हैं, ना कोई एम्यूनिटीज हैं, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ना सीवरेज है, ना वाटर हार्वेस्टिंग है, कुछ नहीं, ऐसे डेवलपमेंट होते थे। फिर बाद में जब मैंने सोचा कि जब मुझे लोगों ने कहा कि आप इस धंधे में अनुकूल नहीं हो क्योंकि आप एक ईमानदार आदमी हो और यहाँ तो माफियागिरी वाला आदमी काम कर सकता है, तो मैंने सोचा कि जिस धंधे में गंदगी ज्यादा है, सफाई की संभावना उसमें सबसे ज्यादा है। तो इसलिए मैंने फिर इसको मिशन ले लिया। पहले तो खाली इतना लिया था कि इन 35 लोगों के साथ मुझे खड़ा होना है, फिर मैंने इसको मिशन के रूप में लिया और मैंने वहां के डेवलपमेंट को, स्ट्रक्चर को इतना जबरदस्त सुधारा कि 2018 का मुझे एक वाकया याद है कि एक डीसी आया, उस मतलब डिप्टी कमिश्नर, उसने कहा मैं आपका वहां राजस्थान में 12.5% रहन रहता है, मतलब आपके डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तब आपका रहन छोड़ेंगे, मतलब बाकी जमीन दे देंगे, 12.5% के पट्टे नहीं देगी अथॉरिटी। अच्छा, तो वो 12.5% मैं आपके नहीं छोड़ूंगा क्योंकि डेवलपर, मैंने आज तक किसी डेवलपर ने डेवलपमेंट किया ही नहीं। तो मैंने कहा एक बार आप विजिट कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं सबको जानता हूं, विजिट नहीं करूंगा। फिर उसने एक दिन मेरे बार बार रिक्वेस्ट पे लगभग 2 महीने बाद विजिट कर ली। मेरे साइड पे विजिट करने के 1 घंटे में उसने मेरा रहन मुक्ति कर दिया, 1 घंटे में। और उसके बाद एक छोरी बना ली, पूरे सारे जेडीए में कहना स्टार्ट कर दिया कि सैनी जी की ये वाली टाउनशिप जो देखे हो आप और रॉयल आंगन देखे हो, और ऐसा डेवलपमेंट यदि आपका है तो मैं आपका 1 घंटे में छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जिसको कहना है कहो। लेकिन बाद में लोगों को एक चीज समझ में आई कि बढ़िया डेवलपमेंट से आप रेट बढ़िया ले सकते हो। तो आज जयपुर में 99% डेवलपर ऐसे हैं जो डेवलपमेंट A क्लास करते हैं। आपने बोला कि 35 लोगों की जिम्मेदारी थी, अब उनको किसी तरह से नौकरी देनी थी, उनको किसी तरह से काम देना था ताकि वो अपनी EMI कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि आपके भरोसे उन्होंने ले ली थी। उसके हिसाब से काम शुरू किया। यस। तो काम शुरू क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, पैसे कितने लगाए, कहाँ से लगाए, क्या आइडिया आया, ये बताओ। मैंने कहा ना कि जब आपकी नीयत क्लियर होती है तो प्रकृति भी आपको मदद करती है। उस जमाने में रियल एस्टेट में क्या होता था कि आप कुछ पैसा एडवांस देके जमीन एग्रीमेंट कर लीजिए और एग्रीमेंट के बाद आप लोगों से पैसा कलेक्ट करके जमीन की सेल डीड करा लीजिए, फिर अप्रूव करा के पट्टे दे दीजिए। मैंने पहली जो जमीन खरीदी थी वो 9.5 बीघा खरीदी थी, मतलब 4 एकड़ के आसपास, 4 एकड़ के आसपास खरीदी थी। और उसमें मुझे टोटल जो लागत थी 2012 में, मतलब मैंने जो एडवांस दिया वो टोटल 51 लाख रुपए दिया था। तो 51 लाख रुपए में भी हमने जो पार्टनर रखे उसमें ये किया कि भाई एक जने के पास पैसा है उसको ज्यादा पैसा देना है, एक जना माइंड यूज करेगा। मेरे इस धंधे में लागत 0 है, मतलब मैं यही कहूंगा। क्यों? मेरे पैसे ही नहीं थे मेरे पास। तो 51 लाख रुपए कहाँ से है? 51 लाख रुपए मैंने 3 पार्टनर बनाए। हम एक्चुअली उस समय 4 पार्टनर थे। तो 4 पार्टनरों के चारों के अलग अलग वर्क थे। गोकुल कृपा करके हम ग्रुप चलाते थे। क्या नाम से? गोकुल कृपा। हाँ। तो 4 पार्टनर थे और चारों के काम फिक्स थे। क्या क्या थे? जैसे एक को डेवलपमेंट करना है, एक को बाउंड्रीज वगैरह के आउटर सॉल्यूशन करना है, एक को जेडीए देखना है, ऐसे, और सेल्स चारों को करनी है। अच्छा। मेरा ये मानना है कि ज्यादातर पार्टनरशिप में विवाद तब होते हैं जब मतलब सेल्स की डिपेंडेंसी एक आदमी पे हो। तो पहले दिन से हमारा फिक्स था कि पैसे भी सबको इससे के लगाने हैं, सेल्स भी सबको करनी है। तो जब हम 2021 में अलग हुए तो हम 45 मिनट में अलग हो गए। ऐसा मेरे जीवन की ये मेरे द्वारा ये हिस्ट्री थी कि जिसमें 45 मिनट में बिना किसी बात के अलग हो गए, क्योंकि पहले से थीम क्लियर थी। आपके प्लॉट बचे हुए हैं वो आपके हैं और उनके कोई दिक्कत हुई नहीं। किसी को अगर अपना थोड़ा बहुत पैसा कमाया तो आज वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। राइट। तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए कि फ्लैट खरीदना चाहिए कि प्लॉट खरीदना चाहिए? कहाँ पैसे ज्यादा बनते हैं? डबल कहाँ होंगे? 1 के 4 कहाँ से होंगे? 2011 में जनवरी में पहला प्लॉट खरीदा। अच्छा, मेरे जीवन का। अच्छा। 16 लाख में खरीदा।
4 लाख डाउन पेमेंट दिया, 12 लाख रुपए का लोन लिया। 12 लाख के लोन की लागत 20 लाख रुपए अभी। हाँ ठीक। और प्लॉट की कीमत 1.25 करोड़ है। तो 1.25 करोड़ में से मैं 20 लाख रुपए की लागत हटा देता हूं, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की आवक हुई। हाँ, टेक्निकली आपको तो 4 का पड़ा। अब यदि आप मेरे से पूछ रहे हो तो ये मेरा जवाब है कि 4 लाख के 1 करोड़ 5 लाख रुपए 13 साल में यदि कोई बना सकता है तो वो रियल एस्टेट है। यदि आप स्टॉक खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे, तो आपके पास मान लीजिए 20 लाख रुपए है, मान लीजिए 4 लाख है, तो आप 4 लाख पूरे के पूरे का आपको स्टॉक मिलेगा, शेयर मिलेगा, और रातों रात उसके डिस्ट्रॉय होने की संभावना है, रातों रात बढ़ने की संभावना भी है। लेकिन रियल एस्टेट में आप यदि लंबे टाइम के लिए पैसा लगाते हो, या मेरी लाइफ का अनुभव है कि मैंने सन 2000 में मैंने एक प्लॉट देखा था 350 रुपए गज जयपुर में, वही उसी जगह मैंने 38,000 रुपए गज में खरीदा, 110 गुना। यदि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता तो 110 करोड़ हो जाते। ऐसा जमीन में मैंने ग्रोथ देखी है। पर ये तो रीजनल लोकेशन एडवांटेज है। यस, कि मतलब आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के कुछ कोनों को आपको समझ है, तो आप खरीद सकते हो, और आप खरीद के वो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको उम्मीद है कि ये शहर भी बढ़ रहा है, शहर में जो मैंने लोकेशन ली वो भी बहुत प्राइम है, कहीं ना कहीं से सब बढ़ेगा, तो आप लंबे समय तक रहो तो रातों रात आप मल्टी मिलियनर बन जाओगे, बहुत पैसे बन जाएंगे आपके, राइट। सेम स्टॉक्स में भी होता है, जिसको एकदम 100% टिप हो, पता हो क्या चलने वाला है, कैसे होने वाला है, उसको इन्फॉर्मेशन हो, सेक्टर के बारे में पता हो, या गवर्नमेंट के बारे में पता हो, पॉलिसी के बारे में पता हो, वो भी इसी तरह से कर सकता है, तो वो मल्टी बैगर्स का स्टॉक बन जाता है, ठीक है। पर ज्यादातर जो कॉमन लोग हैं उन्हें ये नहीं पता चलेगा ना, तो कॉमन लोग तो एवरेज सोच के लगाते हैं। एक्चुअली मेरा इसमें मानना है कि कॉमन आदमी यदि इन्वेस्टमेंट करे तो कॉमन सोच से थोड़ा सा बाहर निकल जाए। आपने देखा होगा कि जब बाजार में चल रहा हो कि गोल्ड बढ़ रहा है तो प्रत्येक आदमी गोल्ड में पैसा लगाता है, जब शेयर बढ़ रहा है तो प्रत्येक आदमी शेयर में पैसा लगाता है। मेरा इसमें मानना है कि हर बिजनेस एक साइकिल है, उसमें यूं साइकिल चलती है, तो पीक के टाइम पे आप उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, और जैसे ही वो नीचे आ गया और उसके नीचे का जो टाइम निकल गया, साइकिल का टाइम, और अब आपको लग रहा है कि अब बढ़ेगा, उसके बाद उसको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैं नवी मुंबई का उदाहरण देता हूं कि इसमें क्यों संभावना है। हाँ। कि जैसे नवी मुंबई खारघर और वासी डेवलप हुआ, ये हुआ है एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद, उससे पहले नहीं हुआ। एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद मुंबई से नवी मुंबई का जो प्राकृतिक बाधा थी पहाड़ी वाली, वो खत्म हो गई, तो खारघर, वासी, ये सब एरिया डेवलप हो गए। अब पनवेल वाला और ये वाला एरिया जो थर्ड मुंबई जो फडणवीस साहब बसाना चाहते हैं, इसका डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक बाधा, समुद्र। तो इन्होंने जैसे अटल सेतु बनाया, ये प्राकृतिक बाधा खत्म हो गई। अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का कोई भी शहर ऐसा उठा लीजिए, जो एयरपोर्ट जहां बना है और एयरपोर्ट चालू हुआ है, उसके 20 किलोमीटर के आसपास अगले 5 से 10 साल में 1 के 10 नहीं हुए हैं। ऐसा एक शहर उठा लीजिए आप। एक्चुअली क्या है कि दिखने के बाद बिकता है, पहले नहीं बिकता। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप तक उस चीज का फील नहीं करोगे ना, तब तक उसके पैसे नहीं फेंकोगे। जैसे अटल सेतु आप विजिट करके आओगे तो आपको अटल सेतु की वैल्यू आएगी। मैं आपको फोन पे बताऊं अटल सेतु बन गया और अब यहाँ बहुत ग्रोथ होने वाली है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ। वैसे ही मैं आपको बोलूं नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनने वाला है, तो उस नाम पे इन्वेस्टर नहीं आता। लेकिन जब इन्वेस्टर नवी मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरेगा और उतरने के बाद वो फील करेगा कि यहाँ से कितनी दूर आपकी साइट है, तो निश्चित रूप से परचेजर्स बढ़ जाएंगे, जो दिखने के बाद बिकता है। तो प्लॉट में अब मान लो कोई तैयार हो गया है, सोच रहा है कि यार चलो मैंने छोटा मोटा जो 5-5 लाख, 1-1 लाख, 50-50 हज़ार, 10-10 हज़ार करके अपना स्टॉक में 50 लाख का एक पूल बना दिया है ना। अब मेरे पास और मैं कमाई करने लग गया हूँ, बस 50 लाख 1 करोड़ और आ गए, या और ज्यादा पैसे आ गए, जितने भी 10 करोड़ आ गए, व्हाटएवर। अब वो इंटरेस्टेड है कि मुझे प्लॉट खरीदना है। ठीक, कौन से शहर में प्लॉट खरीदना चाहिए? अब ये बताओ, इंडिया में टॉप 3 ऐसे शहर आपको जो लगते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। मैं 3 नहीं बता पाऊंगा, मैं 1 बता पाऊंगा, वो है मुंबई थर्ड, जो फडणवीस जी बनाना चाहते हैं।
कहाँ, पहले एरिया बताओ। मुंबई थर्ड मतलब कौन सा एरिया? मुंबई थर्ड मतलब पनवेल से शुरू करके और आगे जो चौक मानीवली है उस तक जो ठीक है। एरिया आता है, जिसमें गोवा हाईवे भी आ गया और एक्सप्रेस हाईवे भी आ गया, ठीक है, और ये नैना और MSRDC वाला जो एरिया है वो पूरा आ गया। ठीक है। इसकी जैसे ग्रोथ के मैं कारणों की बात करूं तो सबसे पहला कारण ये है कि साउथ मुंबई में सबसे ज्यादा बसावट है और साउथ मुंबई में रेट्स भी बहुत ज्यादा है। और अपन देखें तो साउथ मुंबई का जो आदमी है वो एक ऐसी जगह रहता है जो 5 दिन में थक जाता है रहता, फिर वो 2 दिन का मतलब सांस लेने के लिए कहें या रेस्ट के लिए वो मतलब सेकंड होम जाता है। करजत, लोनावाला, अलीबाग, करजत हर जगह हो जाता है। तो मुंबई में आज की डेट में यदि कोई आदमी विला बना के रहे तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो वो वहन कर सकते हैं। तो प्रत्येक आदमी के माइंड में तो ऐसे है कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन उसको डर लगता है कि मैं ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फिर दूसरी बात, सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी क्या? तो जो मुंबई थर्ड है उसमें जब सेफ्टी सिक्योरिटी वाली टाउनशिप आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का जो प्लानिंग चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे अटल सेतु से सीधी चौक मानीवली रोड निकाल रहे हैं, फिर ये मतलब इधर जो एक नासिक वाला ये एक और बना रहे हैं, जो बदलापुर वाला जो सुरंग से एक रास्ता बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रास्ता। तो इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिससे नवी मुंबई मतलब मुंबई थर्ड मुंबई के एकदम नजदीक आ जाएगी। कितने, कहां से? मेरा ये मानना है कि 1 घंटे में एक आदमी साउथ मुंबई से मुंबई थर्ड जा सकता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मतलब चौक मानीवली से आपको अटल सेतु उतरने के लिए मेरे हिसाब से 35 मिनट चाहिएंगे बनने के बाद, और यहां से बनने के बाद जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि 1 घंटे में साउथ मुंबई वाला आदमी मुंबई थर्ड जा सकता है। ओके। और मुंबई कर्स को 1-1.5 घंटा सफर करने की आदत होती है। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन ऐसा उस आदमी को फील आएगा कि मैं मेरे खुद के विला में रहूं और सुबह जाके शाम को घर आ जाऊं, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और वहां रेटें अनबिलीवेबल बढ़ेगी। दूसरा कारण है कि जैसे एयरपोर्ट बनेगा उसके बाद इनिशियल लेवल पे लोगों को वहां सस्ते ऑफिस मिलेंगे। जैसे लोअर परेल में मेरा ऑफिस है तो 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस के मैं 10 लाख रुपए देता हूं किराया लोअर परेल में, और वही मैं पनवेल में देता हूं 7700 स्क्वायर फीट का 5.5 लाख है। तो एक स्मार्ट बिजनेसमैन जो है वो एयरपोर्ट से उतरेगा तो पनवेल ऑफिस मान लो मेरा पड़ता है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और यहाँ लोअर परेल मान लीजिए आधा घंटा 40 मिनट लगता है तो मिनिमम। तो ऐसी स्थिति में 10-12 किलोमीटर होगा और प्लस ट्रैफिक के साथ वहां 5 से 7 किलोमीटर है विदाउट ट्रैफिक। तो वो विदाउट ट्रैफिक वाले 5 से 7 किलोमीटर ऑफिस बनाना ज्यादा पसंद करेगा। तो ऑफिस बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, वहां ऑफिस बनेंगे, बिजनेस हब बनेंगे तो उनको रेजिडेंस की जरूरत पड़ेगी। बीइंग ए बिजनेस मेरे से आप बात करें तो नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनने के बाद यदि आज मैं वहां 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा हूं तो नवी मुंबई एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद मेरे नवी मुंबई पहुंचने के टाइम में कमी हो जाएगी। जैसे मेरा आज 1.5 घंटा लगता है यहां से वहां जाने का, वो 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में मुझे कम लगेगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। वैसे हर बिजनेसमैन का जैसे ही एयर कनेक्टिविटी हो गई तो हिंदुस्तान के हर शहर से या जो दूसरे जो देश हैं उनके शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये दूसरा आपने रीजन दे दिया। ये दूसरा रीजन है। आपके प्लॉट्स हैं उधर पनवेल साइड मुंबई थर्ड में है? आपने स्टार्ट करें? मैंने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया रियासत संकल्प, मेरा पहला प्रोजेक्ट है, और उसके बाद अब मेरी जितनी परचेजिंग हो रही है ये थर्ड मुंबई में हो रही है। पहला वाला नवी मुंबई में? हाँ, पहले नहीं, सारे ही नवी मुंबई थर्ड। अच्छा, नवी मुंबई नहीं, मुंबई थर्ड। मैं सारे प्लॉट्स मुंबई थर्ड में ही खरीद रहा हूँ। मेरा पूरा जो राजस्थान का इन्वेस्टमेंट था वो भी 70% यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि बीइंग ए
डेवलपर, मुझे जमीन में इससे ज्यादा और कहीं फायदा नहीं दिखता। मेरे प्रोजेक्ट आने के बाद गोदरेज ने 3 प्रोजेक्ट प्लॉटिंग के लॉन्च किए हैं, और अरिहंत ने लॉन्च किया है, कल्पतरु ने लॉन्च किया है, कल्पतरु हाँ, और लोधा का एक प्रोजेक्ट आने वाला है। तो प्लॉटिंग में सारे बड़े ग्रुप आ रहे हैं, और मुंबई में ही आ रहे हैं, मतलब मुंबई थर्ड में आ रहे हैं, मुंबई थर्ड में आ रहे हैं। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, किससे प्लॉट खरीदना चाहिए? और हम प्लॉट खरीदते टाइम क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा बेवकूफ़ ना बना जाए कोई? क्योंकि प्लॉट खरीदे, मैं आपको बताता हूँ 2-3 न्यूज़ जब आती है प्लॉट खरीदते के टाइम पे, अभी इंदौर में हुआ था, बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी कि एक ही एरिया है, एक ही प्लॉट है जो 5-5 लोगों को बेचती है पेपर कर करके, राइट। कभी कभार होता है बोल दिया प्लॉट तुमको देंगे, फिर मिलता नहीं, रजिस्ट्रेशन बनती है, पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस जला देते हैं, वो अलग हो जाता है। ये हिंदुस्तान में बहुत होता है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे। मुझे नहीं पता बड़े शहर छोटे शहर में क्या होता है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ जो न्यूज़ पढ़ता हूँ उसमें। ठीक बात है। तो किसी भी ब्रोकर से खरीदना चाहिए कि एक ब्रोकर को बोलो भाई मुंबई थर्ड में जमीन ढूंढ, मैं खरीदूंगा, ऐसा करना चाहिए? कि डायरेक्टली गूगल करना चाहिए कि मुंबई थर्ड में कौन कौन से डेवलपर्स आ रहे हैं, उनमें से किसी से खरीदना चाहिए? कि देखना चाहिए कि यार जो बड़े इंडिया के नामी दामी है, मान लो गोदरेज है, लोधा है, ये लोग अगर डाल रहे हैं, DLF है वो डाल रहा है अगर इधर कहीं पे, तो उनका प्रॉपर्टी खरीद लो, नहीं तो अपन दूर रहेंगे। यदि मैं टाइटल की बात करूं तो अपने को बड़े डेवलपर से खरीदना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 20 साल 30 साल तक अपने आप को साफ सुथरा रियल एस्टेट में साफ सुथरा टाइटल दिया है। क्योंकि जमीन में क्या है, आपकी पूरी पूंजी एक साथ लगती है। कोई आदमी ने शेयर खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, एक गलत भी खरीद लिया तो वो बर्बाद नहीं होता। सही। रियल एस्टेट में आपकी पूरी लाइफ की पूंजी है, इसलिए निश्चित रूप से यदि एक गलत निकल गया तो उसकी वैल्यू 0 है। जैसे मैंने टीवी खरीदा, यदि वो 19 निकल गया तो आधी रेट का हो सकता है। मैंने गाड़ी खरीदी, यदि खराब निकल गई तो कम रेट की हो सकती है। लेकिन प्लॉट खरीदा और खराब निकल गया तो उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि उस कागज की कोई वैल्यू नहीं। हाँ। तो इसलिए मेरा ये मानना है, हाँ, इसलिए मेरा ये मानना है कि टाइटल तो आपको चेक करना ही करना चाहिए। इसमें मैं नॉर्मली क्या सजेस्ट करता हूं कि आपने फाइनेंस पे प्लॉट लिया तो बैंक सारे टाइटल चेक करता है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोन ले लीजिए, आपके पास पैसा है तो भी 10 लाख का लोन ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, तो इससे आपकी टाइटल चेक हो जाएगा। और यदि आप पैसा मतलब लोन आपको लेना नहीं है तो एक बार टाइटल सर्च करवा लीजिए। टाइटल सर्च में आजकल सब कुछ आ जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। दूसरा, आपने कहा बड़े डेवलपर्स, बड़े डेवलपर्स से निश्चित रूप से टाइटल की नॉर्मली दिक्कत कम आती है, क्योंकि लेकिन वहां एक चीज होती है बड़े डेवलपर्स से कि एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो उनकी रेट्स भी वो थीम बेचते हैं, प्लॉट नहीं बेचते, और प्लस सारे एक्सपेंसेस। और जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अपन एक रास्ते में चल रहे हैं गाड़ी में और एक आदमी फ्लोर बेचता है, तो आपने 10 रुपए के 5 रुपए दिए तो 1 मिनट में डिसीजन ले लेता है। यही किसी कॉर्पोरेट कंपनी में हो तो वहां पता नहीं कितनी HODs की मीटिंग में या मैनेजमेंट की मीटिंग में फाइनल करना होता है कि 50% डिस्काउंट देंगे। तो वैसे ही जैसे आप किसी छोटे डेवलपर से या बिल्डर से लेते हैं तो डिसीजन पावर उसके खुद के हैं, ठीक है, और उसके एक्सपेंसेस कम है, उसको पैसे की जरूरत है, उसकी लागत कम है, वगैरह वगैरह। बड़े बिल्डर से लोगे उसकी लागत बहुत ज्यादा है, उसके पास 2 लाख रुपए का एम्प्लॉय है, 3 लाख रुपए का एम्प्लॉय है, तो आपकी प्लॉट की लागत बढ़ जाती है। उसके प्रॉफिट भी मेंटेन करते पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी लायबिलिटी उसके ऊपर होती है। तो आप सेफ्टी के हिसाब से तो बड़े डेवलपर से लीजिए, और प्रॉफिट के हिसाब से आप छोटे वाले से लीजिए। बट यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों के बीच की श्रेणी में आते हैं, जिनका टाइटल भी एकदम क्लीन होता है और बड़े डेवलपर जितना पैसा भी नहीं लेते हैं, उनके साथ आपको डील करना चाहिए। जो नए हैं, जिनकी थीम क्लियर है, जिनकी सोच क्लियर है, जिनका टाइटल क्लियर है, जिनका विजन क्लियर है, जिनका बैकग्राउंड क्लियर है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरा जैसे 49 साल की उम्र है, 49 साल की उम्र तक मैं लोगों के लिए ईमानदारी से पेश आया हूं, मतलब पहली साल से लेके आज तक।
तो अब मेरे में नेगेटिव वायरस नहीं आ सकते। और यदि आज से 20 साल पहले मैंने किसी को किसी रूप में कहीं चीट किया है तो समझ लीजिए जब मुझे क्राइसिस आएगी या प्रॉब्लम आएगी तो मैं निश्चित रूप से वो पुराने वायरस मेरे हावी हो जाएंगे। तो आपका किसी के संस्कार और बैकग्राउंड आप चेक करें किसी बिल्डर के, मतलब ये थोड़ा टफ है, लेकिन ये करके यदि आप करते हैं और उसमें दोनों सामंजस्य हो कि चीजें भी सारी मिल रही हो, थीम भी पूरी मिल रही हो, डेवलपमेंट भी मिल रहा हो और टाइटल भी क्लियर मिल रहा हो, रेट भी वाजिब हो, वहां से कर लेना चाहिए। तो अब अगर ऐसे टाइटल्स वाले लोग हम ढूंढ लेते हैं, जैसे आप एक उनमें से हो, ऐसे बहुत सारे और होंगे जो बना रहे हैं जिनकी थीम क्लियर है, टाइटल क्लियर है, बैंक उनको क्लियरेंस भी दे देगा, लोन वोन भी कर देगा, तो आसानी होगी। yes. और पता चल जाएगा बैंक अपना पैसा नहीं डुबाता, बैंक सब चेक करके ही पैसे देगा, राइट। तो अगर बड़ा बैंक आपको इस पे लोन देने की अगर ये लोन दे देता है और आप ये प्लॉट खरीद लेते हो, आज जो प्लॉट खरीदेगा वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी मेरी बात करूं मैं तो मैं बाजार से 25 से 30% कम में बेचता हूं। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर पाता हूं? हाँ। कर कैसे पाते हो और क्यों करते हो? हाँ, मतलब मेरा जैसे आदमी का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जब रियल एस्टेट का काम, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैंने जब काम शुरू किया तो 35 लोगों के कैरियर के लिए शुरू किया। और आज मेरा मुंबई आने का जो सबसे बड़ा कारण है कि मेरा एक ड्रीम है कि मुझे 1 लाख लोगों को रोजगार देना है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट लिमिटेड है। आज भी वही दरी पे बैठ के पहले खाना खाते थे, आज भी वही दरी पे बैठ के खाना खाते हैं। मेरी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, मतलब मेरी ऐसी कोई लागत नहीं है जो एक मिडिल क्लास से ज्यादा हो, ठीक है। तो मेरा इस इंडस्ट्री में काम करने का कारण है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रोजगार जनरेट करने हैं, और रोजगार ज्यादा जनरेट होंगे जब यूनिट्स बढ़ेंगी तब होंगे, मेरे काम की स्पीड बढ़ेगी तब रोजगार जनरेट होंगे। जैसे मैं एक टाउनशिप लाता हूं 1 साल में तो रोजगार कम जनरेट होंगे, उसी 1 साल में 5 लाता हूं रोजगार ज्यादा जनरेट होंगे। मेरे पास क्या है, सेल्स फास्ट है। एक डेवलपर जमीन लाता है, टाइम लेता है बेचने में, मेरे पास सेल्स फास्ट है, मेरा अप्रूवल फास्ट है, डिसीजन फास्ट है। तो ये फास्ट होने की वजह से मेरे खर्चे कम पड़ते हैं और प्रॉफिट भी मैं नॉमिनल लेता हूं, इसलिए वाजिब रेट में दे पाता हूं। एक तो रियल एस्टेट में क्या है कि समय लगता है, तो बड़ी रकम है, उसका ब्याज बढ़ जाता है। ब्याज बढ़ने से खर्चे बढ़ जाते, ब्याज, सैलरी और सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। टाइम लगने से, और टाइम कम हो जाएगा उसमें, तो ये कम हो जाएंगे। तो कुछ तो ऐसे खर्चे कम हो जाते हैं, कुछ मैं प्रॉफिट नॉमिनल लेता हूं ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते। ग्राहक को फायदा होना चाहिए, ग्राहक को फायदा होगा तो फिर वो ग्राहक आपसे जुड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि जहां पे आपने अपनी टाउनशिप बनाई, जहां पे आपने बनाया, आपकी बाउंड्री के पास में कोई दूसरी बड़ी टाउनशिप है, उससे आप सस्ता बेचते हो? हाँ बिल्कुल, लगभग 30%। आज आप मेरे प्रोजेक्ट को, जो नवी मुंबई में जो प्रोजेक्ट है उसको चेक कर लीजिए, जयपुर वालों को भी आप प्रोजेक्ट को चेक कर लीजिए, 15-20-25% तो आराम से कम है। मुंबई थर्ड की बात करते हैं। मुंबई थर्ड में आपके पास में कोई प्रोजेक्ट है अभी आसपास? गोदरेज का है ना। गोदरेज का कितनी दूर होगा वो? गोदरेज का मेरे से 4 किलोमीटर पहले है। अच्छा। और 2 किलोमीटर अंदर है रोड से, हाईवे से। आपका हाईवे पे ही है? मेरा मेन हाईवे पे है, मतलब एनएच, वो पुराने एनएच पे। और उनका अंदर है? उनका अंदर है, हाँ, 1.5 किलोमीटर अंदर है उनका। और कितना डिफरेंस होगा रेट में? रेट में आज की डेट में तो 40% है। आपके इसमें सबसे छोटा प्लॉट कौन सा है? 1119 स्क्वायर फीट। 1100 स्क्वायर फीट। कितने रुपए का होगा आज वो प्लॉट? एक्चुअली छोटे प्लॉट, मेरा जो मेन जो ग्राहक है जयपुर में भी वही है, और यहाँ भी मेरा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। मुंबई में तो मैं एक ये सपना लेके आया था कि एक दंपति जिसकी उम्र 25 से 35 साल है और जिसकी टोटल सैलरी दोनों की मिला के 1.25 लाख 1.5 लाख है महीने की, उन लोगों को मैं बंगलों का सपना देना चाहता था, मतलब देना चाहता हूं, ये मेरी थीम है। लेकिन मैंने यहां पाया कि जो लोग 1-1.5 लाख रुपया कमाते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट पहले से ही लगी हुई है, जो हमारे जयपुर में नहीं थी। यहां स्टॉक्स में, शेयर्स में, इनमें है। लेकिन आज कोई दंपति 1.25 से 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है मुंबई में, तो मैं उसको मुंबई थर्ड में बंगलो बनाने की स्कीम दे सकता हूं।
1.25 लाख रुपए वाले, ये थीम है मेरी। तो कितने रुपए का मिलता है प्लॉट एक? जैसे प्लॉट है, जैसे अभी मुंबई थर्ड वाले की बात करें, मुंबई थर्ड 1100 स्क्वायर फीट। हाँ 1119 मेरे हिसाब से अभी 60 से 70 लाख के बीच का प्लॉट है मान लीजिए। पिछले 10 साल में जयपुर में कितने प्रोजेक्ट करे आपने? एक्चुअली हम लोग पहले 4 पार्टनर थे। तो चारों ने मिलके कितने करे? चारों ने मिलके हमने 2021 तक लगभग 35 प्रोजेक्ट किए थे और 2021 के बाद रियासत के अकेले के 50 लेआउट है जयपुर में ही। हाँ 3.5 साल में जयपुर में, और वो सब बिक गए, एक भी प्लॉट नहीं है। और फ्लैट लेना चाहिए लोगों को, अपार्टमेंट वहां पैसे बनते हैं, बने बनाए फ्लैट लेने चाहिए कि प्लॉट लेना चाहिए? जैसे आप बात कर रहे थे विला पे, यदि विला, फ्लैट और प्लॉट, फ्लैट और प्लॉट की तो तुलना ही नहीं है। मतलब फ्लैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए यदि फ्लैट और प्लॉट की तुलना कर रहे हो तो। क्यों? इसकी वजह यह है कि फ्लैट आपका जब शुरू में आप जिस दिन लेते हैं उस दिन उसकी साइनिंग अच्छी लगती है, 15 साल बाद उसकी साइनिंग वीक हो जाती है, और 35-40 साल बाद या 50 साल बाद वो उसकी ओनरशिप आपके नाम नहीं होती है। तो जिस दिन वो ढलेगा उस दिन आपको क्या मिलेगा पता नहीं है। प्लॉट ऐसी चीज है जो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी इस पीढ़ी या 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी तक जमीन आपकी होती है। इसलिए फ्लैट की अपेक्षा जमीन लेनी चाहिए। लेकिन कई बार आपको रहने के लिए फ्लैट चाहिए और वहां आपकी प्लॉट में प्लॉट मतलब प्लॉट खरीदने की कैपेसिटी नहीं है उस जगह पे जहां पर रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप खरीदते हो। लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन तो यह है कि जैसे मैं मुंबई में फ्लैट किराए पे लिया है, तो किराए पे रख, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में किराया जो है वो कम है। जैसे दुबई में किराए की बात करें तो 10% के लगभग है, हिंदुस्तान में 4-4.5% किराया है। तो हिंदुस्तान में फ्लैट किराए की दृष्टि से बहुत फ्रूटफुल है। तो जब आपको इतना सस्ता कोई फ्लैट मिल रहा हो तो रुपया इतना देने की जरूरत नहीं। मतलब मैं ये समझूं कि 3 करोड़ का फ्लैट है, मैं 45,000 रुपए के रेंट में रहता हूँ, तो 40-45 हजार रुपए भाड़े में यदि कोई फ्लैट मिले, उतना 3 करोड़ रुपया यदि मैं कहीं प्लॉट में लगाऊं तो उसका 10-20 गुना, 10 गुना 5 गुना जल्दी होगा। फ्लैट में इतना गुना नहीं होगा। और वैसे फ्लैट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत ही खराब है कि क्योंकि रेंटल यील्ड नहीं मिलता। मतलब आप सोचो कि यार मैं एक फ्लैट ले लूँ, 2-3 फ्लैट ले लूँ, उसका रेंट मेरे को मिलते जाएगा और मेरी इनकम चालू हो जाएगी, तो बहुत ही घटिया आइडिया है, क्योंकि जो रेंटल वहां से मिलेगा वो कुछ वैल्यू नहीं रखता। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया। मैं कई बार ये सवाल करता हूँ कि मुंबई को फ्लैट्स का इतना जुनून क्यों है। मुझे भी नहीं समझ आया आज तक, क्योंकि मैं भी इंदौर से हूँ, मैंने भी सारे ये चीजें देखी है, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों है इतना। आप ये समझिए कि जब शुरू में आया तो जो कार का ड्राइवर था उसने कहा मैंने कर्जत में फ्लैट लिया है। क्यों लिया है? सेकंड होम के लिए लिया है। जाते कब? वो बोले आज तक एक बार भी नहीं गया। खरीदा क्यों है? बोले एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टमेंट करनी थी। ठीक है, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टमेंट करनी थी तो या तो कहीं प्लॉट लेता या एग्रीकल्चर लैंड लेता या स्टॉक्स ले लेता कुछ। तो मतलब यहाँ लोगों का वो है ना, एक आपका सेकंड होम आपके पास है तो पोस्चर बनता है। क्या बनता है? पोस्चर मतलब आपकी वैल्यू बनती है। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस बनता है। तो इसलिए लोग, भाई ये तो तय है कि आप किराए के मकान में रहो और खुद के मकान में रहो, उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। खुद के मकान में आपको वो ज्यादा आता है, आपको फीलिंग, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, फीलिंग अच्छी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि पहला घर तो आपको मतलब खरीद सकते हैं, खरीद लेना चाहिए, लेकिन सेकंड होम यदि आप खरीद रहे हो और किराए के लिए खरीद रहे हो तो इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। विला क्यों नहीं खरीदना चाहिए? आपने बोला बने बनाए विलास बिकना मुंबई में बहुत ज्यादा नहीं, विला है। एक विला 100% खरीदना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें तो प्लॉट भी मिलता है, घर भी मिलता है, बना बना, टेंशन फ्री। उस पे डिपेंड ये करता है कि आपको पैसा बढ़ाने का कितना लालच है। एक आदमी के पास 100 प्लॉट हो, चाहे 20 प्लॉट हो, चाहे 1 प्लॉट हो, जमीन आपको कॉन्फिडेंस देती है। अब यदि आपने सोच लिया कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे कितना ही लगे, मुझे विला खरीदना है, तब तो खरीद लेना चाहिए। लेकिन वही विला आप डबल जमीन के साथ आप खुद ही बना ले
और वो कम में पड़ जाए तो विला नहीं खरीदना चाहिए, फिर बना लेना चाहिए। पर इतनी मेहनत, इतना दिमाग, मेहनत है इतना ही नहीं टाइम ना। नहीं है ना। आप जो विला आप बना बनाए लेते हो उसमें आपके खुद के इमोशंस नहीं होते हैं, और आप जो बनवाते हो उसमें महीने में एक बार भी संभाल लो आप तो बन जाएगा। इसमें आप अपनी जरूरत के इमोशंस जोड़ के जब बनवाओगे तो उसकी फीलिंग्स और ज्यादा अच्छी आएगी। पर सर आज के यूथ के पास टाइम का है। अगर उन्होंने थोड़ा पैसा कमा भी लिया है तो वो चाहते हैं कि मेरा एक अलीबाग में, लोनावला में या कहीं बाहर एक सेकंड होम जैसे विला हो जहाँ पे मैं बढ़िया पूल वूल लगा के पार्टी करूँ और मैं घर आ जाऊँ। ठीक है। और आजकल तो वो भी नहीं होता, लोग एयरबीएनबी के थ्रू ही कर लेते हैं। चलो ठीक है, रेंट भी ले लेंगे, 2 दिन पार्टी करके घर आ जाएंगे। सही बात। पर अगर किसी को चाहिए तो ऐसा फार्म हाउस जैसे यूज करता है, तो वो चाहता है कि बना बनाया जल्दी मिल जाए। टेंशन कौन लेगा, कौन बनवाएगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर ढूंढेगा, कौन इतना नहीं करना किसी को। अब मैं तो बनाना ही प्रेफर करूंगा क्योंकि उसमें खुद के इमोशंस भी होते हैं और लागत भी कम आती है। कितना डिफरेंस पड़ जाता है? आप मान के चलिए कम से कम 50%। अगर मैं 1 करोड़ का प्लॉट लेता हूँ, मिनिमम 40% मान लीजिए आप। एग्जाम्पल बताओ, 1 करोड़ का एक प्लॉट लेता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं एक विला बना रहा हूँ इसी 1119 स्क्वायर फीट पे, मैं 1 करोड़ 63 लाख का बेच रहा हूँ। और यदि यही विला आप बनाएंगे तो 1 करोड़ 5 लाख या 10 लाख का पड़ जाएगा। और यदि सहित हाँ, यदि 40 लाख में बन जाएगा, आपने 60-70 लाख का आराम से, आराम से 1 करोड़ 10 लाख में आराम से बन जाएगा। मैं 1 में बेच रहा हूँ, मुझे मेरा प्रॉफिट भी चाहिए, मुझे मेरी पूंजी का ब्याज भी चाहिए, मुझे मेरे इंजीनियर्स और मैनेजर्स की सैलरी भी चाहिए। यही विला आप दूसरे किसी ग्रुप से लेते हैं, ठीक है, तो वो पड़ता है 2.5 करोड़ का। तो मेरा ये मानना है कि विला में आपको 40% प्लॉट से ज्यादा पैसा, मतलब जो आप बना सकते हो ना, 40% का प्रॉफिट ले सकते हो आप उसमें। आप खुद बनाओगे और आप कहीं और से बनाओगे, बनाए लोगे, उसमें 40-50% का फर्क होता है। दुबई का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहां पे करना चाहिए लोगों को इन्वेस्ट। देखिए, जैसे आज के डेट में दुबई के बारे में अपन बात करें तो दुबई ऐसी परफेक्ट जगह है आज की डेट में कि विश्व में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसका फायदा दुबई को मिलता है। मतलब जैसे यूक्रेन में हुआ, यूक्रेन वाला मैटर हुआ तो फायदा दुबई को हुआ, सीरिया में होगा फायदा दुबई को मिला। क्या फायदा हुआ? फायदा ये होगा कि वहां अस्थिरता आएगी तो वहां का पूरा पैसा दुबई में आता है। विश्व में कहीं भी अस्थिरता आती है तो पैसा दुबई में आता है, तो दुबई को फायदा होता है। तो दुबई की जो गवर्नमेंट है ना, उसमें क्राइम पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है, गलत पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है। तो कोई भी आदमी दुबई जाने के बाद अपने पैसे की खुद की सेफ्टी समझता है, इसलिए वहां जाते हैं लोग, और वहां डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूं कि दुबई के कोई ओवन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे एक साथ मान लो उन देशों का पैसा जिनमें अस्थिरता है, उनमें वापस अमन चैन मतलब होने लग गया, उसके बाद दुबई का बाजार धराशायी भी हो सकता है। मतलब दुबई का एक वो लगता है, कृत्रिम सा लगता है। मतलब जैसे जो बाजार बढ़ रहा है ना, उसकी कोई धरातलीय स्टैंड नहीं है उसका। पैसा आया बढ़ गया, पैसा निकला गिरेगा, क्योंकि उसके ओन रिसोर्स नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग। दुबई की ग्रोथ का एकमात्र कारण है उनके डिसीजंस। ओवन रिसोर्स नहीं है, ओवन मिनरल्स नहीं है, मतलब ओवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से उस मार्केट को स्टैंड बाई कह सकते हैं। क्योंकि आज जो मोहम्मद बिन रशीद उनकी जो सरकार है, हो सकता है कि उनकी जगह जो दूसरा व्यक्ति आए उस सीट पे, तो हो सकता है वो मेंटेन कर पाए या नहीं कर पाए। ऐसे तो वहां भी डर सकते हैं, तो डरने का तो कोई कारण नहीं है। और नो डाउट दुबई पूरे वर्ल्ड का आज की डेट में बिजनेस हब है और पैसा लगा रहे हैं, और मुझे भी दुबई में खूब इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है एक कोने में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वहां कोई बड़ा पैसा लगाए और बाजार धराशायी हो जाए। क्योंकि जैसे आज यूएसए है, उसका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, उसके खुद के ओन रिसोर्स हैं, ओन लोग हैं। अब दुबई के पास ना लेबर है, ना परचेजर है, ना सेलर है, बाजार ही तो है। एक स्टैंड प्रोवाइड करवाता है दुबई सबको। तो वो यदि लोग वहां से मूवमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से, जैसे आज इंडिया है 140 करोड़ लोग हैं,
रातों रात भाग के जा नहीं सकते। तो यहाँ का बाजार जो मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है वो मुझे दुबई का नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के खुद के लोग हैं, यहाँ पे खुद के मिनरल्स हैं, यहाँ खुद का प्रोडक्शन है, खुद का कंजम्पशन है। यस, दुबई में सब बाहर का। हाँ, आपका प्रोडक्शन की बाहर का है और कंजक्शन करने वाले लोग भी बाहर के हैं। दुबई में एक पॉजिटिव चीज है कि वहाँ रेंट अच्छा है, 10% रेंट है। तो घर बना के रेंट पे ले लो, घर बना के रेंट पे दो तो रेंट अच्छा है, लेकिन मतलब रेंट अच्छा है इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10%, हाँ 10 या 4% है, वहाँ 10% है, यार 4.5% है। हाँ, पर 10% अगर साल का वहाँ रेंट है तो इंडिया में 10% ज्यादा तो मार्केट बढ़ता है, स्टॉक मार्केट आपका बढ़ जाता है। यस, तो अगर 10% कमाना है तो यही लगा दो। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि इंडिया में फ्लैट्स में भी 8 से 10% बढ़ेगा आपका पैसा, तो इसलिए किराया यदि 4% मिलता है तो 10% बढ़ भी रहा है। रियल एस्टेट वाले सारे बॉडीगार्ड लेके क्यों घूमते हैं? रिस्क होती है बिजनेस में। एक्चुअली क्या है कि जब पहले बॉलीवुड फिल्में बनती थी तो उसमें बिल्डर और डेवलपर को ही सबसे बड़ा माफिया बताया जाता था। तो लोगों के दिमाग में वही थ्योरी बैठी हुई है। फिर एक गोल्ड का व्यापारी, मतलब गोल्ड वाला काम करता है, गोल्ड या मतलब क्या कहेंगे ओबिशन वाला काम करता है, टेक्सटाइल वाला काम करता है, तो उसका जो ट्रांजैक्शन है और जो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में पैसा तो खूब कमाता है लेकिन वो हाईलाइट नहीं होता, और बिल्डर हाईलाइट होता है। एक प्रोजेक्ट लाता है, मतलब प्रोजेक्ट कितना का है साहब, 200 करोड़ का है, तो दिखता है लोगों को। लेकिन वही जब टेक्सटाइल का कोई व्यापारी है या गोल्ड का कोई व्यापारी है, उसमें वो 200 करोड़ एक साथ नहीं दिखते। तो हर व्यक्ति और हर वर्ग की नजर भी जाती है। फिर ज्यादातर मेरे हिसाब से बाउंसर वो लोग रखते हैं जो या तो मतलब जिनका बिजनेस ज्यादा बड़ा हो या कोई ना कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम मतलब क्या? मतलब जैसे डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी कई बार मतलब कोई हरकत कर सकता है, बदमाशी कर सकता है। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की 12.5 साल में कि कोई डिस्प्यूट वाली जमीन आए ही नहीं, और आए तो प्यार मोहब्बत से निपट जाए। पर डर रहता है लगभग आपको, क्योंकि आप इतना बड़ा। मैं तो अकेला ड्राइव करता हूँ जयपुर में, मतलब जैसे मेरा मन होता है तो वाइफ के साथ अकेला जाता हूँ, और यहाँ तो मैं अकेला जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने सेल्स बहुत करी और आपका बिजनेस आज भी बहुत ज्यादा सेल्स ड्रिवन है। मुझे 3 टिप्स बताओ जो किसी भी इंसान को अगर सेल सीखनी है तो क्या उसे ध्यान रखना चाहिए जब भी वो कुछ बेचने जा रहा हो। मेरा ये मानना है कि जब आप सेल करने जा रहे हो तो आप सामने वाले की नीड के हिसाब से आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, या उसकी नीड आप जनरेट करो। मैं जब जैसे बीइंग अ सेल्समैन आज मैं किसी को प्लॉट देने जाऊंगा तो मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि मेरा प्लॉट एक बिक जाए। मैं उसके घर के बाहर खड़ा होके पहले भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, आज ये आदमी प्लॉट ले ले, ताकि इनकी आने वाले 10 साल में इनका पैसा इतना गुना बढ़े और इनकी जो फ्यूचर की जो नीड्स हैं या फ्यूचर के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। मैं एक बार भी ये नहीं सोचता कि भाई मेरा कितना फायदा होगा, मैं ये सोचता हूं कि इस प्रोडक्ट से सामने वाले का कितना फायदा होगा। यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप गुड नियति से जा रहे हो तो आपकी सेल्स ज्यादा होती है। तो आप बोल रहे हो कि जब भी आप सेल करने जाओ सबसे पहला ये सोचो कि सामने वाले की नीड क्या है, सेकंड ये सोचो कि आप वो फुलफिल कर रहे हैं क्या, कितना मुनाफा दिला सकते हो या उसके कितने फायदे की चीज है, और तीसरा बिलीव करके जाओ कि ये चीज मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर वो तीनों चीज नहीं टिक करती तो मत बेचने जाओ, और अगर ये तीनों चले जाओगे तो पक्का बिक ही जाएगा। संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अगर आपको इस एपिसोड से वैल्यू मिली है तो आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह से और बेहतर, बड़े एंड इंसाइटफुल गेस्ट लाते रहें आपके लिए। नंबर 2, कमेंट में हमें बताओ कि क्या आपको अच्छा लगा एंड क्या गंदा लगा, कौन से ऐसे गेस्ट है जो आप चाहते हो कि हम और लेके आए आपके लिए, ताकि उनसे हम आपके लिए सारे सवाल पूछ पाएं एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएं। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इससे कुछ नए इंसाइट्स मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन, एक पॉडकास्ट इनफ होता है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए, क्योंकि उससे एक लर्निंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.